नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय मानसून। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज दूसरा पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय जलवायु परिस्थितियों, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। जलवायु परिस्थितियाँ। मानसून काल को ध्यान में रखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को निम्न प्रकार विभाजित किया है। पहला है उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून। इसमें दो ऋतुएं हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून। इसमें दो ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक, शरद ऋतु मध्य सितंबर से दिसंबर तक। पहले पढ़ेंगे शीत ऋतु। इसका समय दिसंबर से फरवरी तक है दोस्तों। इसकी जो समय अवधि है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं स्वच्छ आकाश। हम देख सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पतंगे उड़ाती हैं क्योंकि जो आकाश है वो स्वच्छ रहता है। धीमी गति की हवाएं चलती है, आर्द्रताएं कम होती है और जो तापमान है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है, यानी कभी कभी बर्फ भी जम जाता है। वायुदाब की बात करें दोस्तों, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सर्दियां हैं उस समय क्या है, स्थलीय भाग है वो उच्च वायुदाब होता है। जो स्थलीय भाग उसमें उच्च वायुदाब होता है और जो समुद्री भाग उसमें क्या है, निम्न वायुदाब होता है। इसलिए जो हवाएं हैं वो किस तरफ से चलती है, स्थल से जल की ओर। इसे अपन स्थलीय समीर भी बोलते हैं। सर्दियों के समय या जनवरी माह के अंदर एशिया के प्रमुख वायु केंद्र है। जो एशिया महाद्वीप है उस संपूर्ण एशिया महाद्वीप में उच्च वायुदाब पाया जाता है। किंतु तीन महत्वपूर्ण बिंदु या तीन महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ उच्च वायुदाब होता है। पहला है बेकाल झील रूस के अंदर, दूसरा है पेशावर पाकिस्तान में, तीसरा है उत्तर पश्चिमी राजस्थान या थार का मरुस्थल जो भारत में है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्च वायुदाब एवं हिंद महासागर में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसलिए पवनों की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। शीतकालीन मानसून माउंट या पश्चिमी विक्षोभ क्या है दोस्तों? शीतकाल में जो स्थल समीर के कारण पवनों की दिशा क्या होती है, स्थल से जल की ओर चलती है, अतः यह हवाएं शुष्क होती है, इसलिए ये वर्षा नहीं करती है। यानी शीतकाल में चलने वाली वर्षाएं क्या होती है दोस्तों, स्थल से जल की ओर चलती है, इसलिए इनमें आर्द्रताएं या नमी नहीं होती है, इसलिए कैसी होती है, शुष्क होती है और वर्षा नहीं करती है। किंतु भूमध्य सागर पर यूरोप से आने वाली ठंडी पवनें और अफ्रीका से आने वाली गर्म पवनों के टकराव के कारण वातावरण का निर्माण हो जाता है। जो भूमध्य सागर है दोस्तों, वहाँ पे यूरोप से ठंडी पवनें आती है और जो अफ्रीका है वहाँ से गर्म पवनें आती है। जब ये दोनों ही टकराव की स्थिति में आती है तो वातावरण का निर्माण होता है और इन्हीं वातावरण के कारण भूमध्य सागर के ऊपर वातावरण का निर्माण होता है। भूमध्य सागर के ऊपर वातावरण का निर्माण होता है और इसी निर्माण के कारण वहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवात होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्द्र होते हैं। वातावरण जेट स्ट्रीम के संपर्क में आने से पूर्व की ओर गति करने लगते हैं। मतलब जो वातावरण है या इनसे उत्पन्न चक्रवात होते हैं ये जेट स्ट्रीम के संपर्क में आते हैं और अपन जानते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है किस तरफ चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इसलिए जो ये चक्रवात है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम की समानांतर चलते हैं। ये पवनें भूमध्य सागर से चलती हुई इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक और अफगानिस्तान होती हुई हिमालय से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा चीन की ओर और दूसरी शाखा भारत की ओर मुड़ जाती है। ये पवनें अभी भी कुछ आर्द्रता लिए हुए हैं। मतलब जो ये जॉर्डन, इसराइल, ईरान, इराक और अफगानिस्तान से आती है तो वहाँ वर्षा करती हुई आती है क्योंकि भूमध्य सागर से जब ये निकलती है तो अपने साथ आर्द्रता लेके निकलती है। किंतु फिर भी इनमें कुछ आर्द्रता बची होती है, इसलिए ये पवनें जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वर्षा करती है क्योंकि इनमें कुछ वर्षा या कुछ आर्द्रता बची होती है। ये वर्षा ही मावट कहलाती है और ये इसे फसलों के लिए जीवनदान बोला जाता है या फसलों के लिए ये इनकी बूंदों को क्या बोलते हैं, अमृत की बूंदे। इसलिए मावट की जो वर्षा होती है उसको अमृत की बूंदे भी बोलते हैं। तथा इसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिम से होने के कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी उत्पत्ति है भारत के पश्चिम से, यानी जो पश्चिम में स्थित देश हैं उनको अपन पश्चिमी देश बोलते हैं। यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब पश्चिम में स्थित है। इसलिए इधर से चलने वाली हवाओं को अपन पश्चिमी हवाएं बोलते हैं और इन्हीं हवाओं के कारण मावट होती है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इस मैप में देख सकते हैं ये यूरोप से आने वाली ठंडी पवनें हैं, ये अफ्रीका से आने वाली गर्म पवनें हैं।
जब ये भूमध्य सागर के ऊपर टकराती है तो यहाँ चक्रवात का निर्माण होता है या वाताग्र का निर्माण होता है। और वाताग्र क्या है? चक्रवात और प्रतिचक्रवातों की जननी है। जब यहाँ से चक्रवात का उत्पन्न होता है तो यहाँ से लगभग 7 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम या उपोषण जेट स्ट्रीम चलती है, जो 30 से 35 डिग्री के मध्य चलती है। जो उपोषण जेट स्ट्रीम है वो अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो जेट स्ट्रीम है वो 30 से 35 डिग्री, उपोषण जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री की पट्टी में चलती है। जब ये चक्रवात ऊपर की ओर उठते हैं तो जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे ये जेट स्ट्रीम के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं दोस्तों, भारत की ओर या पूर्व की ओर गति करने लग जाते हैं। जब ये गुजरते हैं यहाँ से तो जॉर्डन, इसराइल, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में क्या है, वर्षा करते हुए आते हैं। और जब ये हिमालय से टकराते हैं दोस्तों, जब ये हिमालय से टकराते हैं तो ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। पहला चीन की तरफ जाता है और दूसरा भारत की तरफ आता है। ये मध्य एशिया में वर्षा करते हुए आते हैं, किंतु फिर भी इनमें कुछ आर्द्रता बची होती है। इसलिए जब ये हिमालय से टकरा के भारत की तरफ ये हवाएं रुख करती हैं तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी भी करती है और ओलावृष्टि भी होती है। तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कुछ वर्षा होती है जिसे अपन मावट बोलते हैं। और ये फसलों के लिए जीवनदायिनी होती है, इसलिए इसे अमृत की बूंदे भी बोला जाता है मावट की वर्षा को। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है मार्च से मध्य जून। इस ऋतु में शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहती है जिसे हम लू कहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है वो कैसी होती है? गर्म होती है और शुष्क होती है। ये हवाएं, इसे हम लू कहते हैं। धूल भरी आंधियों का चलना पश्चिमी राजस्थान में प्रतिदिन की घटना है। इस समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। थार के मरुस्थल में अत्यधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इस सर्वाधिक उच्च वायुदाब और इसी समय सर्वाधिक उच्च वायुदाब हिंद महासागर में पाया जाता है, जिससे पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर गमन करने लगती है। ग्रीष्मकाल में क्या होता है दोस्तों, जब 21 मार्च को सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है दोस्तों, तो यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ वर्षाएं अधिक होती है। और लगभग 21 जून के आसपास सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, तो यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और जो भूमध्य सागर है यह निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। ये घटना ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस तरफ चलेगी? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर या हिंद महासागर से भारत की ओर चलेगी, क्योंकि जो भारत प्रायद्वीप है इसमें निम्न वायुदाब का निर्माण होगा और जो हिंद महासागर है यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाएगा। इसी समय राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें हम लू कहते हैं। दक्षिणी भारत में ये थोड़ी बहुत वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा तथा कवा उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को फूलों की बौछार कहते हैं, जो केरल में होती है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। इसकी अवधि है मध्य जून से मध्य सितंबर। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो जितना भी भारत में वर्षा होती है उसका लगभग 90% भाग इसी वर्षा ऋतु में संपन्न हो जाता है। इसी समय हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत की ओर चलती है, इसलिए भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दोस्तों एक बार जैसे ये देख लेते हैं, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और दोस्तों अपने भारत की अवस्थिति है उत्तर पूर्व। जो भारत की अवस्थिति है कैसी है? उत्तर पूर्व। दोस्तों जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं ये अधिक सक्रिय होती है और जो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं ये कम सक्रिय होती है। तो ये कोरोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्या है? अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। जब ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है दोस्तों तो इस प्रकार इनकी दिशा हो जाती है, इस प्रकार इनकी दिशा हो जाती है और ये संपूर्ण दक्षिणी एशिया में वर्षा करती है। संपूर्ण दक्षिणी एशिया में जब मानसून आता है तो एक साथ ही आता है और ये घनघोर वर्षा करती है। इस समय जब वर्षा ऋतु में यह मध्य जून के समय क्या है दोस्तों, पूरे भारतीय प्रायद्वीप में जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार सभी के अंदर क्या है, निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है और जो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं ये इस तरफ आकर्षित हो जाती है। इसलिए क्या है, अपने साथ जब ये हिंद महासागर से गुजरती है तो आर्द्रता ग्रहण करते हुए भारतीय प्रायद्वीप में जमकर वर्षा करती है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% भाग इसी ऋतु में प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय भारत की इस की स्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन मानसून शाखाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अरब सागरीय मानसून। पहली वर्षा के कारण इसे मानसून का पटना भी कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानसून का पटना किसे बोलते हैं? अरब सागरीय
शाखा के मानसून को बोलते हैं। तीव्र वेग के साथ गति करती हुई पश्चिमी घाट में घनघोर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट इस मानसून के अवरोधक के रूप में काम करता है, इसलिए पश्चिमी घाट है उसके पश्चिम में घनघोर वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्व में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। मुंबई में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि मुंबई में 150 किलोमीटर दूर, ये 150 किलोमीटर है दोस्तों, मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे में केवल 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि जो पुणे है वो कैसा है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। जैसे दोस्तों ये भारत है और यहाँ पे है पश्चिमी घाट, जो अधिक ऊंचाई है इसकी। जब हवाएं इस तरह आती है तो ये इसमें अवरोधक के रूप में काम करता है। इसलिए क्या है, पश्चिमी घाट में जमकर वर्षा होती है और ये पानी पुनः अरब सागर में चला जाता है। जबकि जो इसका वृष्टि छाया प्रदेश है दोस्तों, इसके पीछे की तरफ क्या है, केवल बादल छाए रहते हैं और कोई अवरोधक नहीं होने के कारण क्या है, ये सीधे आगे निकल जाते हैं। इसलिए पश्चिमी घाट के पूर्व में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ये 3 भागों में विभक्त हो जाता है। जो अरब सागरी मानसून है, इस 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा चेन्नई की ओर जाती है। दोस्तों हमने जब घाट पढ़े थे तो यहाँ पे पाल घाट तरा था। दोस्तों सबसे अपन ने पढ़ा था एसपीबी घाट पर था, तो सिंडिकेट के ऊपर पाल घाट दरे में काफ़ी चौड़ाई होने के कारण एक मानसूनी शाखा यहाँ से निकल के चेन्नई तक जाती है। दूसरी शाखा विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य होकर छोटे नागपुर तक वर्षा करती है। और तीसरी शाखा कच्छ, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से होते हुए हिमालय प्रदेश में हिमालय से टकरा के हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है। जो तीसरी शाखा है वो अरावली के समानांतर चलती है, इसलिए ये राजस्थान में वर्षा नहीं करती है और पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश की स्थिति बनती है। दोस्तों इस मैप में समझ सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है, इसकी जो एक शाखा है यहाँ पाल घाट से निकलती हुई चेन्नई में निकल जाती है। और जो दूसरी शाखा है दोस्तों, ये गुजरात से होती हुई विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होती हुई यहाँ पे छोटे नागपुर तक वर्षा करती है। जो दोनों ही पर्वत श्रेणियों के मध्य से निकलने वाली नर्मदा नदी है दोस्तों, इसी मानसून के कारण अपना जल प्रवाह अधिक ले जाती है। और तीसरी शाखा दोस्तों अरावली के पश्चिम से निकलती है और ये अरावली के समानांतर निकलने के कारण इससे कोई अवरोधक उत्पन्न नहीं होता है। और अवरोधक उत्पन्न नहीं होने के कारण क्या है, ये सीधे ही हिमाचल में प्रवेश कर जाती है और वहाँ हिमालय से टकरा के हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है। इसलिए जो अरावली का पश्चिमी भाग है या जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, इसमें वृष्टि छाया प्रदेश बनता है अरब सागरीय मानसून शाखा की वजह से। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये मानसून भी 3 शाखाओं में विभक्त होता है। ये शाखा है हिमालय के पूर्वी भाग में घनघोर वर्षा करती है। यहाँ काशी की पहाड़ियों में स्थित मोन्सीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। दोस्तों जो पहली शाखा है हिमालय के पूर्वी भाग में घनघोर वर्षा करती है, क्योंकि जो यहाँ खासी पहाड़ियाँ हैं, गारो, काशी, जयंतिया, इन तीनों की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये तीनों ओर से घिरी हुई है। और जब बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा इससे टकराती है तो तीनों ओर से गिरने के कारण और एक तरफ से हवा के वेग के कारण वहाँ पे वर्षा होने के लिए पर्याप्त आर्द्रता मिल जाती है और सही स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वहाँ पे क्या है, घनघोर वर्षा होती है। यहाँ लगभग 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोनसिन राम। दूसरी शाखा असम की ओर जाती है और जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। इसलिए क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी शाखा हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर क्रमशः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में वर्षा करती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घट जाती है और कोलकाता में 170 सेंटीमीटर, पटना में 120, दिल्ली में 65 सेंटीमीटर, बीकानेर में 28 सेंटीमीटर तथा जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर रह जाती है। मतलब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है इस शाखा की, वैसे वैसे क्या होता है, जो वर्षा की आर्द्रता और मात्रा है वो क्या है, कम होती जाती है। मानसून की एक अन्य उपशाखा छोटा नागपुर के पठार में अरब सागर की मानसून की शाखा से मिलकर 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जिसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ये गारो, खासी, जयंतियों से टकराती है दोस्तों और यहाँ विश्व के 2 सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी और मानसिन राव गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। एक अन्य शाखा यहाँ से निकलकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके विपरीत दिशा में चलता हुआ इस घाटी में घनघोर वर्षा करता है, जिससे क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी शाखा दोस्तों हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर चलती हुई सभी बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
और पंजाब, हरियाणा इन सभी में क्या है वर्षा करती रहती है। और जब ये अरावली से टकराती है तो पूर्वी राजस्थान में इसकी वजह से भी अच्छी खासी वर्षा होती है। और अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो अरब सागरी मानसून की शाखा है ये विंध्याचल और सतपुड़ा से निकलती हुई जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से छोटे नागपुर के पठार में टकराती है तो यह 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। चौथी है शरद ऋतु। इसकी अवधि मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के मध्य स्थित है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण धीरे धीरे तापमान कम हो जाता है। जब सितंबर से दिसंबर के मध्य क्या दोस्तों सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगता है तो क्या तापमान भी क्या कम होने लग जाता है। तापमान में धीरे धीरे गिरावट के कारण जो वायुदाब है वो अनिश्चित हो जाता है, किंतु जो वायुदाब है वो धीरे धीरे क्या है इंक्रीज होता है यानी बढ़ने लगता है। वायुदाब बढ़ने के कारण मानसूनी पवनें पुनः समुद्र की ओर लौटने लगती है, इसलिए इन पवनों को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब दोस्तों शरद ऋतु स्टार्ट होती है तो क्या है भारतीय प्रायद्वीप में उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है। इससे क्या है जो पवनें हैं पुनः महासागर की ओर गति करने लगती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ये हवाएं शुष्क होती है क्योंकि ये जब महाद्वीप से निकलती हैं तो अपने साथ आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए ये शुष्क होती है। जब ये बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, इसलिए ये पवनें तमिलनाडु और अरब सागर मानसून की वृष्टि छाया क्षेत्र वाले भाग में जमकर वर्षा करती है। इस प्रकार तमिलनाडु से लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। जो तमिलनाडु है दोस्तों जिसे अपन कोरोमंडल तट भी बोलते हैं, ये कब वर्षा प्राप्त करता है लौटते हुए मानसून से लगभग लगभग नवंबर के अंदर, मतलब सितंबर से नवंबर के मध्य। ये प्रश्न कई बार आया दोस्तों, कोरोमंडल या तमिलनाडु में वर्षा कब होती हुई लौटते हुए मानसून से। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून है और इसकी जो हवाओं की या पवनों की दिशा कैसी है उत्तर पूर्व से आने वाली, इसलिए क्या है दोस्तों इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी बोलते हैं। जो कावेरी नदी है ये दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है। दोनों मानसून कौन कौन से दोस्तों, अरब सागरीय शाखा का मानसून और बंगाल की खाड़ी की शाखा के मानसून से। ये लौटता हुआ मानसून है दोस्तों, ये देख सकते हैं जो इसकी दिशा है ये स्थल से समुद्र की ओर है। और जब ये यहाँ से आते हैं दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त वर्षा प्राप्त करके यहाँ स्थित तमिलनाडु में जमकर वर्षा करते हैं, इसलिए तमिलनाडु लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का राज्य है। या कोरोमंडल तट भी बोल सकते हैं दोस्तों, इस कोरोमंडल तट में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में